Hello students, welcome to City Online Classes. Myself Anjali Singh and I am teaching you Banking Operation Semester 2 Unit 1 and Lecture 4. So today's topic is Banking Companies Amendment Act 1994. तो कल हम लोगों ने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें उसकी जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हुआ करिए तो आप लोग प्लीज़ पूछ लिया करिए। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1994। तो द बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1970 and 1980 were amended by Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Amendment Act 1994। तो जो आपका क्या था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट था 1970 एंड 1990, वो क्या हुआ, अमेंड हुआ कब, 1994 में, और उसको क्या बोला गया, बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1994। दिस अमेंडमेंट, ये जो अमेंडमेंट था आपका वो क्या है, दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड्स for partial privatization of the public sector banks, which are 20 including SBI at present after the merger of the new Bank of India with PNB in 1993 है। ठीक है, तो इसने क्या किया था, इन्होंने जो है जो आपके जो क्या किए गए थे, जो बहुत डिफरेंट टाइप के जो नेशनलाइजेशन हुए थे बैंक्स के, उनको बोला गया कि इसमें अमेंडमेंट ये बोला कि उनका क्या किया जाए, पार्शियल पार्ट जो है प्राइवेटाइजेशन क्या दिया जाए। तो जो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे आपके जो कि हमारे थे, जो नेशनलाइज्ड हुए थे 1969 में, फिर जो 80 में नेशनलाइज्ड हुए थे, उनके क्या किए, उनके प्राइवेटाइजेशन की बात की गई इस अमेंडमेंट एक्ट में। तो द मेन फीचर्स ऑफ द अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक्ट, तो जो अमेंडमेंट हुआ था उसके मेन फीचर्स क्या थे, फर्स्ट, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ एवरी नेशनलाइज्ड बैंक हैज बीन सेट at rupees 15 crores, dividend divided into 150 crores, fully paid up share of 10 each। ठीक है, ये बोला गया कि जो हमारी जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनका क्या है, उनकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी, ठीक है, उनकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी उसको क्या किया गया, उसको जो है फिक्स कर दिया गया, कितना होना चाहिए, 15 करोड़ होना चाहिए, और उसको डिवाइड किया गया किसमें, 150 करोड़ में, जो आपके फुल्ली पेड अप शेयर थे 10 ईच है। ठीक है, हर एक शेयर कितने का था, 10 रुपये का। फिर देखें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इन कंसल्टेशन विद RBI एंड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट इंक्रीज or reduce the authorized capital subjected to condition that the authorized capital shall not exceed rupees 300 crores or less than 1500 crores। तो बाद में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने RBI से कंसल्ट किया और क्या किया, एक नोटिफिकेशन निकाला किसमें, ऑफिशियल गैजेट में, और ये बोला कि जो कैपिटल थी किसकी, ऑथराइज्ड कैपिटल की, वो है, उसको अगर कोई कंपनी इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहती है तो वो कितना रख सकती है। तो उन्होंने बोला कि मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी, 300 करोड़ होगी, 3000 करोड़ होगी, एंड मिनिमम क्या होगी, 1500 करोड़ होगी। थर्ड पॉइंट हम देखें तो द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रिटेन 51% ऑफ द शेयर्स इन दीज बैंक्स है। उन्होंने बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके कितना, उन्हें अपना जो शेयर्स है वो 51% तक क्या करना पड़ेगा, रिटेन करके रखना पड़ेगा। एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज शैल होल्ड अप टू 49% ऑफ द शेयर्स है, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे और अदर कंपनीज होंगी वो कितना शेयर होल्ड कर सकती हैं, 49% तक शेयर होल्ड कर सकती हैं इन कंपनीज में, इन बैंक्स में, सॉरी। द होल्डिंग्स ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन शैल नॉट बी मोर दैन 20% ऑफ द 49% प्राइवेट शेयर्स। ठीक है, तो आपको अब तक समझ आ गया होगा कि जो ऐसे जो आपके ये जो बैंक्स थे इसमें क्या है, 51% तक की होल्डिंग तो गवर्नमेंट के पास ही होगी। ठीक है, और जो बचे हुए आपके क्या है 49% होंगे, उसको कौन होल्ड करेगा, जो प्राइवेट कंपनी होंगी या फिर जो नॉर्मल पीपल्स हैं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वो होल्ड करेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो उनमें से भी अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन, ठीक है, जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है और वो क्या करना चाह रहा है, वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है किसमें, इन बैंक्स में, तो क्या है कि जो 49% जो प्राइवेट शेयर्स अवेलेबल है ना, उसमें से 20% तक ही वो क्या कर सकता है, उस शेयर कर सकता है, 20% से ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट देखें, द शेयर्स नॉट हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी फ्रीली ट्रांसफरेबल है।
और ऐसे शेयर जिनको क्या रखा है, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं होल्ड कर रखा है, वो क्या है, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे, मतलब उसकी ट्रेडिंग क्या हो सकेगी, वो फ्रीली होगी, ठीक है। कोई भी उसे परचेज कर सकता है, कोई भी उसे सेल कर सकता है, ठीक है, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे। 6 पॉइंट देखें हम तो क्या है, नो शेयर होल्डर्स अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज इज वोटिंग राइट्स, ठीक है। कोई भी शेयर होल्डर्स जो है इंडिया, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनको छोड़ करके बाकी के कोई भी शेयर होल्डर्स हैं वो वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स हेल्ड बाय देम इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स ऑफ द बैंक है। फिर हम देखें 7 पॉइंट क्या है, ईच बैंक शैल हैव 15 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड है, ठीक है। हर बैंक में क्या होंगे, 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए उनके बोर्ड में, ठीक है। जो उनका बोर्ड होगा उस बोर्ड में क्या होना चाहिए, 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए हर बैंक में, ठीक है। आउट ऑफ होम 9 शैल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट है, और उन 15 में से भी जो 9 होंगे वो कौन नॉमिनेट करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगी। एंड अदर 6 शैल बी नॉन ऑफिशियल नॉमिनी होंगे, और जो बाकी के जो 6 होंगे वो क्या होंगे, नॉन ऑफिशियल नॉमिनीज होंगे। देयर शैल बी 1 डायरेक्टर फ्रॉम द वर्कमैन ऑफ द बैंक एंड 1 फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक जो डायरेक्टर होगा वो कहाँ पे होगा, वर्कमैन होगा, किसका, बैंक का, एंड दूसरा क्या होगा, कोई अदर एम्प्लॉय होगा। फिर 7 पॉइंट है, एवरी बैंक टोटल कैपिटल शैल बी इक्वल टू एटलीस्ट 8% ऑफ इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स बाय 31 मार्च 1996, ठीक है। तो आपका जो 1996 है वहाँ से क्या हुआ कि जितने भी बैंक होंगे उनका जो अपना टोटल कैपिटल होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, उनके 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स के इक्वल होनी चाहिए। फिर चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ इंडिया बैंकिंग है, तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम था उसकी जो प्रोफाइल है वो क्या होने लगी, चेंज होने लगी, ठीक है। मतलब उसका जो सिनेरियो था वो क्या होने लगा, चेंज होने लगा। तो द कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग हैज़ अंडरगॉन अ डायनेमिक चेंज। तो जो आपका क्या था, बैंकिंग का जो कंसेप्ट है वो क्या हुआ, उसमें टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस हुए इन कीपिंग विद द नीड टू अचीव रैपिड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, ठीक है। और ये चेंजेस क्यों हुए, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या लगा कि जो प्रोग्रेस है, ठीक है, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है अगर हम उसको अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, जो हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है उसको भी और ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा, उसका भी और ज़्यादा डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और उसमें क्या हो गया, कुछ चेंजेस की नीड है। तो ऑल्दो द अचीवमेंट्स हैज़ नॉट बीन विदाउट कॉस्ट एंड शॉर्टकमिंग्स, तो कोई भी जो अचीवमेंट होता है वैसा तो है नहीं कि आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे होते हैं और आप उसमें बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं इनकर करना चाह रहे होंगे और आप क्या है प्रॉफिट ही प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो वैसा नहीं होता है। कोई भी सिस्टम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें क्या है आपको आप पहले आप उसमें कॉस्ट भी होते हैं और उसके कुछ शॉर्टकमिंग्स भी होती हैं। तो वैसे हमारा क्या था, इंडियन बैंकिंग सिस्टम था, उसमें भी क्या था कि उसमें बहुत सारे जब आप उसमें चेंजेस डिफरेंट टाइम पे किए गए तो उसमें बहुत सारी कॉस्ट की भी नीड हुई और उसके बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स भी हुए। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम हैज सेवरल आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स लाइक आपका क्या है, एक्सपेंशन ऑफ बैंक्स ब्रांचेस इवन इनटू द रिमोट कॉर्नर ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे जो बैंक की ब्रांचेस थी उसको एक्सपैंड किया और क्या है, यहाँ तक कि कुछ ऐसे फील्ड्स थे जहाँ पे क्या है बहुत डिफिकल्ट था, जो रिमोट एरियाज थे हमारी कंट्री के, वहाँ पे भी इन्होंने अपने बैंक को क्या किया, एस्टैब्लिश किया, एक्सपैंड किया। सेकेंड देखें तो एसोसिएशन ऑफ बैंक्स विद कंट्रीज डेवलपमेंटल एफर्ट्स हैं, तो जो कंट्री का डेवलपमेंटल एफर्ट्स हुआ था, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही थी, कंट्री को डेवलप करने के जो डिफरेंट एफर्ट्स कर रही थी, उसमें क्या किया गया, जो बैंक था उनको एसोसिएट किया गया, उनसे उनको जोड़ा गया। थर्ड देखें तो फाइनेंसिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, तो जो आपका क्या था, जो प्रायोरिटी सेक्टर्स थे ना, मेनली जो बेसिक एम था, बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उन्हें पहले फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें देखिए तो एक टॉपिक है आपका फ्रॉम सिक्योरिटी ओरिएंटेशन टू पर्पस ओरिएंटेशन, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिफर्ड एज फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंकिंग टू सोशल बैंकिंग है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग जो है सिक्योरिटी ओरिएंटेशन टू पर्पस ओरिएंटेशन भी कहते हैं, साथ ही साथ
इसको ट्रेडिशनल बैंकिंग टू सोशल बैंकिंग भी बोलते हैं। According to traditional banking theory, the soundness or credit worthiness of a person is based on the basis of tangible assets owned by him है। तो अगर हम ट्रेडिशनल बैंकिंग थ्योरी की बात करें तो किसी भी पर्सन की अगर साउंडनेस की बात करी जा रही थी और क्रेडिट वर्दीनेस की बात करी जाए तो वो किसके ऊपर बेस कर रही थी कि किसके ऊपर बेस करी थी, उसके टैंजिबल एसेट्स के ऊपर, कि वो कितना टैंजिबल एसेट्स को ओन करता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी क्या थी, जो क्रेडिट वर्दीनेस थी और साउंडनेस थी वो डिसाइड की जा रही थी। तो द रिजल्ट इज दैट पीपल हु हैव मनी कैन गेट मोर मनी फ्रॉम द बैंक से। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जिनके पास में क्या थी, मनी पहले से थी, उनको और ज़्यादा मनी मिल जाती थी। कहाँ से? बैंक से। मतलब क्योंकि जो बैंक थे उनका बेसिक क्या था, उनकी जो ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो किसको, ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई बैंक है वो लोन प्रोवाइड करता है तो वो ये चेक करता है कि जो वो लोन प्रोवाइड कर रहा है क्या वो जिस पर्सन को दे रहा है वो उसे रिटर्न कर पाएगा, ठीक है, क्या उतना केपेबल, क्या वो पर्सन वो लोन रिटर्न करने की केपेबल है, ठीक है, कि उसके अंदर कैपेसिटी है लोन रीपे करने की, तभी वो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इसके थ्रू क्या हुआ कि जो ऐसे पीपल्स थे, ठीक है, जिनके पास पहले से बहुत सारी मनी अवेलेबल थी, जिनके जो पहले से ही मनी बहुत सारी होल्ड करके रख रहे थे, उन्हीं लोगों को और ज़्यादा लोन मिल रहा था, बाकी लोगों को नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस की वजह से। तो दिस कंसेप्ट डज नॉट फिट इन द सोशल कंसेप्ट विच सेज दैट नॉट ओनली पीपल who have more money should be given bank finance, ठीक है। तो ये जो आपका कंसेप्ट था ना वो उस कहाँ पे जो सोशल कंसेप्ट है वहाँ पे फिट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो सोशल कंसेप्ट ये कहता है कि सिर्फ उन लोगों को ही लोन प्रोवाइड ना किया जाए जिनके पास पहले से ही मनी है, बट दोज हु हैव सम लॉजिकल पर्पस, ठीक है, बल्कि जो ऐसे पीपल हैं जिनके पास कुछ लॉजिकल पर्पस है, ठीक है, उनको भी लोन प्रोवाइड किया जाए, उनको भी मनी प्रोवाइड की जाए, सो एज टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट एंड टू प्रमोट प्रोडक्टिव पर्पज। जिससे क्या है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी वो रिमूव हो सके और उन्हें और ज़्यादा प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके, और जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए को क्या किया जाए और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो एफर्ट्स क्या किए गए, जो रीजनल इम्बैलेंसेस था उसको रिमूव करने में अगर हम देखें तो एफर्ट्स में अगर हम फर्स्ट देखें हमारा क्या था, डेवलपमेंटल ऑफ ब्रांच बैंकिंग, ठीक है। तो क्या किया गया, डेवलप किया गया, ब्रांच बैंकिंग को डेवलप किया गया। तो टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लेस नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस द कमर्शियल बैंक्स हैव मेड ट्रेमेंडियस एफर्ट्स है, ठीक है। तो क्या था, जो एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो बैंक्स थे वो बहुत कम थे, ठीक है, लेस नंबर ऑफ बैंक्स थे कंट्री में, अलग अलग, कभी कभी क्या होता था कि एक पूरे स्टेट में एक पर्टिकुलर बैंक अवेलेबल है ना, तो उस वजह से क्या था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लोगों को बहुत दूर दूर तक जा करके क्या करना पड़ता था, बैंकिंग फैसिलिटी वो अवेल कर पा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। तो इसको क्या किया गया, इसको रिमूव करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया गया, ब्रांच बैंकिंग की बात की गई। जो कमर्शियल बैंक थे उनको ये बोला गया कि उनको एक राइट दे दिया गया, पावर दे दिया गया कि वो क्या कर सकते हैं, अपने ब्रांचेस को ओपन कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज में, ठीक है। तो द ब्रांच एक्सपेंशन ऑफ बैंक्स हैज बीन एम्ड एट करेक्टिंग द रीजनल इम्बैलेंसेज इन बैंकिंग डेवलपमेंट। तो जो ब्रांच एक्सपेंशन था किसका, बैंक्स का, उसका जो मेन एम था वो क्या था कि जो रीजनल इम्बैलेंसेज, ठीक है, जो बैंकिंग का डेवलपमेंटल हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, जो बैंकिंग सेक्टर है वो डेवलप हो रहा था, बट वो क्या था, फिर भी डेवलप होने के साथ साथ भी क्या था, कुछ रीजनल इम्बैलेंसेस था। मीन्स कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था, वहाँ पे सारी बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, और कुछ ऐसा एरिया की बात करें जहाँ पे बिल्कुल भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो इस इम्बैलेंसेस को क्या था, रिड्यूस करने के लिए, करेक्ट करने के लिए ब्रांच एक्सपेंशन को लाया गया। So the area approach is another method by the banking system to correct the regional imbalances in development. Among the area approach, the following were the scheme है। तो ब्रांच एक्सपेंशन के साथ साथ में क्या था, एक दूसरा मेथड भी था आपका, कौन सा, एरिया अप्रोच, उसको भी फॉलो किया गया, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी स्कीम थी, फर्स्ट स्कीम जो है वो है हमारी द लीड बैंक स्कीम, ठीक है। फर्स्ट स्कीम क्या है, द लीड बैंक स्कीम, 1960 में ये स्कीम आई।
तो अंडर दिस स्कीम अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाज अलॉटेड टू अ पर्टिकुलर बैंक विच वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप बैंकिंग एंड क्रेडिट इन दैट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू क्या हुआ, इस स्कीम के थ्रू क्या हुआ जो कि 1960 में आई, उसमें क्या कर दिया गया कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, एक क्या किया गया, एक बैंक को एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया, ठीक है। अलॉटेड टू अ पर्टिकुलर बैंक मतलब एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर जो बैंक है उसको अलॉट कर दिया गया और उस बैंक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि अब आप क्या है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस डिस्ट्रिक्ट में, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आप क्या करें, बैंकिंग को डेवलप करें, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी गई, एक पर्टिकुलर। तो सिंपली अगर देखें तो क्या हुआ इसमें, क्या इस जो मेथड था इसमें क्या हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक अलॉट किया गया, ठीक है, और उस बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो सके, बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो डेवलप की जाए। सेकेंड आपका जो स्कीम है वो क्या है, द सर्विस एरिया अप्रोच। सेकेंड वन क्या है आपका, द सर्विस एरिया अप्रोच टू द रिकमेंडेशन ऑफ ओझा कमिटी, ठीक है। जो एक कमिटी थी, कौन सी, ओझा कमिटी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के रिकमेंडेशंस दिए, कब दिए, 1988 एंड 89 में, ठीक है। तो उनके रिकमेंडेशंस की वजह से बर्थ हुआ किसका, गेव बर्थ टू सर्विस एरिया अप्रोच स्कीम का, ठीक है। उनकी रिकमेंडेशन से सर्विस एरिया अप्रोच का जो है वो बर्थ हुआ, where each bank would concentrate in a specified area to develop lending for production purpose है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हर एक बैंक को, ठीक है, हर बैंक को एक स्पेसिफाइड एरिया प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हर बैंक को कुछ एक स्पेसिफाइड एरिया प्रोवाइड कर दिया गया और उनको बोला गया कि आप पर्टिकुलर इस एरिया पे कंसंट्रेट करिए और यहाँ पे क्या है, आप जो है आप डेवलपमेंट का काम करिए, जिसको भी जिस भी तरह की नीड है, जिस भी तरह की फाइनेंस की नीड है, अगर डेवलपमेंट पर्पस के लिए या प्रोडक्शन पर्पस के लिए, तो उन्हें आप उस नीड को मीट कीजिए, वो नीड को प्रोवाइड करिए। थर्ड वन आपका देखें तो लोकल एरिया बैंक था, ये थर्ड स्कीम कौन सी थी, लोकल एरिया बैंक। तो इन द 1996 एंड 1997 बजट स्पीच द लोकल एरिया बैंक स्कीम वाज अनाउंस्ड टू redress द कंप्लेंट्स ऑफ मैनी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, जो 1996 एंड 1997 का जो बजट आया था, जो बजट की स्पीच थी, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो लोकल एरिया बैंक थे वो स्कीम अनाउंस की गई, जिसका जो मेन पर्पस क्या था कि जो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट थे उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स थी ना, उसको क्या करना था, रेड्रेस करना था, उसको ख़त्म करना था। दैट पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर टेकिंग अवे देयर रिसोर्सेज टू लेंड देम इन अदर स्टेट्स हैं। तो अनलाइक द रीजनल रूरल बैंक्स, दीज बैंक्स विल बी सेटअप इन द प्राइवेट सेक्टर एंड रजिस्टर्ड एंड लाइसेंस्ड एज शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। तो जैसे आपके क्या थे, आरआरबीज थे, तो ये बैंक्स भी क्या हुए, सेटअप किए गए हैं ना। और जब जैसे कि आपके क्या थे, प्राइवेट सेक्टर और रजिस्टर्ड थे, जैसे प्राइवेट सेक्टर्स थे जिनको रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस की जरूरत थी, वैसे ये भी क्या थे आपके, ये भी जो है ये बैंक्स भी, लोकल एरिया बैंक भी वैसे काम करने लगे, ठीक है, जैसे आपके शेड्यूल्ड बैंक्स वर्क कर रहे थे। तो जो सेकेंड एफर्ट था वो क्या था, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग हैबिट्स, ठीक है। तो जो बैंकिंग हैबिट्स थी उसकी डेवलपमेंट की बात की गई, लोगों में बैंकिंग हैबिट्स को डेवलप करने की कोशिश की जाए थी, इनकलकेट करने की कोशिश की जाए थी बैंकिंग हैबिट्स को। तो मैनी एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय बैंक्स टू इंड्यूस पीपल टू कीप अ पार्ट ऑफ देयर सेविंग as bank deposits है and to expand and diversify their lending portfolio to cover a considerably large number of borrowers than ever before है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स ये किए जा रहे थे कि लोगों को एनकरेज करना कि वो क्या कर सकें, अपने सेविंग का कुछ पार्ट बैंक में डिपॉजिट करें, जिससे क्या हो सके कि उस जो डिपॉजिट से उनका जो फंड आ रहा था उस फंड को यूज़ करके जो लेंडिंग जो फैसिलिटीज़ थी वो प्रोवाइड की जा सके, लेंडिंग जो पोर्टफोलियो था उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया जा सके, उसको और ज़्यादा एक्सपैंड किया जा सके। तो a good measures of the development of banking habits is provided by the growth in the volume of banking transaction in relation to the gross domestic product। तो क्या हुआ, इसके साथ में बहुत सारा बाद में क्या हुआ कि बहुत सारा एक गुड मेजर देखा गया कि लोग क्या हुए, लोगों के अंदर ये एक्चुअल में जो हैबिट्स थी वो इंक्रीज होने लगी, ठीक है। लोग क्या होने लगे, एक्चुअल में बैंकिंग हैबिट्स को अपनाने लगे, एक्चुअल में बैंक्स में क्या करने लगे, डिपॉजिट्स करने लगे।
थर्ड पॉइंट देखें तो एमर्जेंस ऑफ रिटेल बैंकिंग है, ठीक है, आपकी जो रिटेल बैंकिंग थी उसका एमर्जेंस हुआ। तो द रिटेल कैरेक्टर ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन हैज बिकम मोर प्रीडोमिनेंट स्पेशली अमंग न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ, जो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे ना वहाँ पे ज़्यादा ये प्रीडोमिनेंट हुआ। एंड रिटेल बैंकिंग और मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू देम in the form of home loans, auto loans, credit cards etc. are becoming popular है। तो क्या हुआ, रिटेल बैंकिंग के साथ में जो डिपॉजिट्स थे उनको मोबिलाइज करना, इंडिविजुअल्स टू अदर और जो डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल्स थे उनको डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जैसे कि होम लोन्स थे, ऑटो लोन्स थे ना, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब क्या होगी, ज़्यादा पॉपुलर होने लगे किसके साथ में, रिटेल बैंकिंग के एमरजेंस के साथ में। तो ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स बैंक सीम टू हैव रियलाइज्ड दैट द ओनली सस्टेनेबल वे टू इंक्रीज डिपॉजिट्स इज टू लुक एट द स्मॉल एंड मिडिल क्लास कंज्यूमर। तो यहाँ क्या था कि लास्ट फ्यू ईयर्स में देखें तो बैंक ने ये रियलाइज किया कि हम अगर क्या है कि अगर हम डिपॉजिट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो किसके ऊपर फोकस किया जाए, जो स्मॉल एंड मिडिल क्लास कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए। With financial sector reforms gathering momentum, the banking system is facing increasing competition from non-banks and capital market है। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो क्या हुआ, जो बैंकिंग सिस्टम थे वो क्या कर रहे थे, वो कंपटीशन फेस कर रहे थे, किससे, जो इंक्रीजिंग हो रहे थे, किसका, नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस थे वो इंक्रीज हो रहे थे, और कैपिटल मार्केट के साथ में जब कैपिटल मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने लगा तो ये क्या हो गया, ये कंपटीशन हो गया किसके लिए, जो आपके फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे उनके लिए। नेक्स्ट हम देखें तो वर्चुअल बैंकिंग। तो द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आर नाउ इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड लार्ज रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू कस्टमर्स मोर रैपिडली। तो अब क्या था कि जो आपके जो बैंकिंग सेक्टर्स थे वो बहुत सारी सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करने लगे, डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। तो इसके साथ में क्या हुआ कि जो उनके जो बैंकिंग सेक्टर्स थे उनका ग्रोथ ज़्यादा होने लगा, ज़्यादा अच्छे से वो क्या करने लग गए, ग्रो करने लग गए। इसमें अगर हम देखें तो आपका क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। तो ये क्या थे, आर प्राइमरली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सम ऑफ द बैंकिंग फंक्शन है। तो जो एटीएम्स था उसको हम लोग यूज़ करने लगे, ये आपका इस टाइम पे आया कि एटीएम्स यूज़ करने लगे। अब क्या होता है, इजीली हम लोग ना बिना बैंक जाए हुए हम क्या कर सकते हैं, इजीली अपना जो है कैश विड्रॉ कर सकते हैं, किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या था, एटीएम मशीन्स आ गई जिससे लोगों को क्या मतलब बैंकिंग सर्विसेज अवेल करना ईजी होने लगा। थर्ड देखें तो क्या है आपका, यूनिवर्सल बैंकिंग की बात की गई। तो आ रिसेंट ट्रेंड इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम हैज़ बीन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बैंक्स बाय प्रोवाइडिंग अ लेंथ ऑफ सर्विसेज विद इन द बैंक्स देमसेल्व्स और थ्रू द सब्सिडरी रूट है। ठीक है, अब यूनिवर्सल बैंक की बात लगी तो एक क्या हुआ, एक रिसेंट ट्रेंड आया किसमें, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, जिनका क्या था, इन्होंने जो बैंक्स की एक्टिविटीज थी उसमें डाइवर्सिफिकेशन हुआ, उसमें डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई। ठीक है, जिसमें क्या था कि कई सारे सब्सिडरी रूट को फॉलो किया गया। तो मैनी बैंक्स हैव एंटर्ड इनटू द फील्ड ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। ठीक है, बहुत सारे बैंक्स थे जो कि किस में एंटर हो गए, मर्चेंट बैंकिंग में एंटर हो गए, फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे, है ना, एसेट मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करने लगे और इंश्योरेंस सर्विस एक्सेट्रा। मतलब जो बैंक्स थे वो डिफरेंट टाइप्स के क्या करने लगे, सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। So in keeping with the liberalization process in the financial system in February 1994, banks have been allowed to undertake para-banking activities like equipment leasing, hire purchase, financing and factoring etc. 1994 में जो बैंक्स थे उनको क्या किया गया, अलाउ कर दिया गया कि वो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स हैं उनको लीज पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हायर परचेज, फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड बैंक कैन नाउ अंडरटेक सच एक्टिविटीज़ सब्जेक्टेड टू एन ओवरऑल एक्सपोजर सीलिंग ऑफ 15% है। ठीक है, तो बैंक अभी भी वो एक्टिविटीज़ क्या है, परफॉर्म कर रहे हैं। 6 अगर हम देखें तो हमारा क्या है, मूव टूवर्ड डेवलपमेंट बैंकिंग है। तो हम क्या थे, जो डेवलपमेंट बैंकिंग से जो टाइम मूव किए, तो अलॉन्ग विद शॉर्ट टर्म क्रेडिट नाउ बैंक्स आर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। तो अभी आपका क्या है, जो बैंक है वो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, साथ में क्या है कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी प्रोवाइड करने लग गए हैं। एज बैंक्स आर कॉल्ड मेजर प्लेयर इन द मनी मार्केट नाउ, अलॉन्ग विद इट दे आर इंक्लूडेड एज अ प्लेयर इन कैपिटल मार्केट
ऑल्सो है। तो मनी मार्केट में तो बैंक को मेजर प्लेयर में कंसिडर किया ही जाता था, उनको मेन प्लेयर मानते थे। अब क्या है कि आपका जो है मनी जो आपका क्या है कैपिटल मार्केट में भी क्या है उसको एक मेजर प्लेयर की तरह माना जाने लगा। 7 देखें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज है। तो बहुत सारे क्या हुए स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस थे, अलग अलग स्पेशलाइज्ड बैंक्स थे जो उनको क्या किया गया इस्टेब्लिश किया गया। मतलब कि एक पर्टिकुलर जो बैंक था वो उसको एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन था, वो वही फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। जैसे ही क्या था, जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस ब्रांच था तो वो क्या कर रहा था, वो जो इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स थे एक्सक्लूसिवली उनके लिए था, ठीक है। एक्सक्लूसिवली किसको वो हैंडल कर रहा था, जो इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स थे उनको हैंडल करते थे। एंड जो ओवरसीज ब्रांचेस थे वो किसका, उनका जो मेन पर्पस क्या था कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस था उसको हैंडल कर रहे थे। उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती थी, जो भी नीड्स होती थी, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती थी कंज्यूमर्स की, वो उसे हैंडल कर रहे थे। एंड स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज ब्रांचेस थी, तो ये क्या थी, ये जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज थी कंट्री की, ये उनको उनके डेवलपमेंट में जो है हेल्प कर रहे थे, उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स थी उनको मीट कर रहे थे। प्रोफेशनल ब्रांचेस थी तो फॉर प्रोफेशनल सच है, जैसे इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स एंड सीएस, इनके लिए क्या हो गई अलग ब्रांच अवेलेबल हो गई। एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस ब्रांच, तो यहाँ पे क्या था फॉर हाईटेक एग्रीकल्चर, एग्रो एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा। तो ये किनके थे, जो एग्रीकल्चर ब्रांचेस थे वो क्या है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी नीड्स थी उनको क्या करने के लिए, मीट करने के लिए ये बनाए गए थे। एंड ऐसे क्या था, तो ये क्या हुआ हमारा, अगर देखें तो इस स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस क्या कर दिए गए, स्टैब्लिश कर दिया गया, किसके लिए, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज की लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको बाकी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप क्या है पूछ सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू क्लास।